गुड आफ्टरनून। अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बिहार बजट 2022-23 ये अभी बिहार के वित्त मंत्री जी के द्वारा मंडे को ये बजट दिया गया था, 28 फरवरी को, लास्ट वर्किंग डे ऑफ। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जब जाते हैं तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और बिहार गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बजट प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आता है। कौन सा क्या डेट हुआ? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ, ठीक है, फरवरी को आएगा यहाँ पे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। और जो बिहार में आता है वो बिहार में लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को आया है। ये कब आया था बजट? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कब आया था? फर्स्ट फरवरी 2022 को आया था। और बिहार का बजट कब आया है? 28 फरवरी 2022 को आया है। डेट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये डेट पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कौन सा बजट किस डेट को आया। तो एक तो ये दोनों डेट याद रखिए। यहाँ पर भी बीपीएससी का चूंकि एग्जाम है तो यहाँ पर बजट किसने प्रेजेंट किया, तो इसमें जाएंगे तो निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जाएंगे तो बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी हैं। ये यहाँ पे हैं। ये भी बहुत बेसिक फैक्ट है लेकिन इसको भी याद रखना चाहिए, दोनों के दोनों को। तारकिशोर प्रसाद जी का भी याद रखना चाहिए और निर्मला सीतारमण जी का भी याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि दोनों बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है। दोनों एक तरह से कहा जाए कि संवैधानिक दस्तावेज होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी है, लीगल पार्ट भी इसका होता है, लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है दोनों तरह के बजट का। और दोनों तरह के बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस अगर देखें, संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ अगर बजट के हुए बजट लिख दें ऑफ बजट का संवैधानिक आधार, ठीक है। तो यहाँ पे जाइए कि जैसे अभी जो हम लोग आज ये बजट वाला टॉपिक हमने ये लिखा हुआ है बिहार बजट, तो इसमें काफ़ी लोग यूट्यूब पे भी हैं। तो आखिर ये क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा वो पर्पस क्या है पढ़ने का? बिहार का बजट है तो बिहार में जो सिविल जो ये पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं वो इसको क्यों पढ़ें, उसका क्या पर्पस होता है? तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। एक फ्राइडे को आया था इकोनॉमिक सर्वे, और सर्वे का रिव्यू हम लोगों ने क्लास में किया था। और मंडे को आया था बजट। और आपके दो एग्जाम होते हैं, एक या तीन एग्जाम कहा जाए, पीसीएस की बात करें तो एक पीटी का एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है और इंटरव्यू होता है। तो निश्चित रूप से आपसे पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी रिव्यू ऑफ है तो बहुत सारे फैक्ट वहां मिलता है इकोनॉमिक सर्वे में।
या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है किसी भी समस्या के समाधान के लिए, जैसे मान लो ऊर्जा समस्या, एनर्जी, टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, विच टाइप ऑफ स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज टेकिंग और टेकन, ठीक है, तो इससे टेकिंग वाला जाएगा तो बजट में चला जाएगा, एंड विच टाइप ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज टेकन वाली बात होंगी तो कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे में चला जाएगा। और ये दोनों बातें आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे, टेकन वाला भी लिखना पड़ेगा और टेकिंग वाला भी लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वो टॉपिक पूरा होगा। आपके एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी टेकिंग वाला और टेकन वाला ये दोनों लिखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल बिहार में भाई औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि रोजगार बढ़ाना जरूरी है। बिहार एक इमर्जिंग नौजवानों का राज्य है, कहा जाता है कि अभी भी बिहार वैसे 15 से 18 वर्ष के बीच में ऑलमोस्ट 46% लोग बिहार में हैं कुल जनसंख्या का, तो बिहार उस तरह से नौजवान राज्य नहीं है। बिहार इज नॉट अ स्टेट, ठीक है, ऑफ यंग, ठीक है, यंग पीपल। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जाते हैं तो 64% लोग नौजवान हैं। कहां से कहां के बीच में है, 15 साल से लेकर के 59 साल के बीच में है 64%। लेकिन बिहार के साथ ऐसा नहीं है, पूरे देश में जाएंगे तो बिहार एक तरह से कहा जाए कि यंगेस्ट स्टेट है, अभी जस्ट इंटरिंग इन द फेज ऑफ, ठीक है, ये जो नौजवानों वाला जो उम्र होता है उसमें बिहार ग्रेजुअली प्रवेश कर रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट के थ्रू उसके लिए अपनी तैयारी की जा रही है। क्लियर है? और उस तैयारी के 3 पार्ट हैं जो कि बजट में लिखा हुआ है। इस बजट के 3 पार्ट मुख्य रूप से जो हेडलाइन है इसके, जिसको कि हम लोग डिवाइड करके उसको देखेंगे। तो ये जो भी बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे में या बजट, ये दोनों के दोनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फैक्ट भी है और एक तरह से रेफरेंस बुक भी है। कोई भी आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बिहार में गरीबी की स्थिति, बिहार में रोजगार की स्थिति, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन बिहार या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन बिहार, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौन से कदम, तो इस तरीके से जाएंगे तो कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, क्लियर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, मानव संसाधन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है, ये इस सारे आपके सिलेबस के पार्ट हैं ये। और सारे जब सिलेबस के पार्ट हैं तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं और कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों और ये दोनों बातों को जानने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार बजट है, ठीक है। और दोनों के दोनों आज की डेट में हमारे पास है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और बिहार बजट 2022-23, ठीक है। तो एग्जाम में इसका जरूरत पड़ेगा, एक मोस्ट रिलेवेंट रेफरेंस बुक है, इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो जो भी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बाजार में जो किताबें मिलती हैं वो सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राइमरी सोर्स से कुछ पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे या बजट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएं तो ये जो बिहार का ये जो बजट है, तो बजट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, चूंकि बजट जो आया है वहां पर भी इसके लिए रिलेटेड एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और उसके सीधा ऐसा नहीं है कि बजट पढ़ने में या सीधे तारकिशोर प्रसाद जी ने जो बजट स्पीच दिया वही स्पीच ही अपने आप में कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कंप्लीट उसके साथ बहुत सारे सब्सिडरी पेपर भी होते हैं और उस सब्सिडरी पेपर में अबाउट बजट भी होता है, बजट का इंट्रोडक्शन भी होता है और उस इंट्रोडक्शन में वैसी बेसिक बातें लिखी रहती हैं, तो उसी में जाएंगे। तो बजट का संवैधानिक आधार है, बजट इज ए नॉट ओनली लीगल डॉक्यूमेंट्स, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी इसको माना जाता है। और उसमें जाएंगे तो इसको 2 पार्ट में, हमने इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन भी 2 पार्ट में इसको बांटा था, आप भी इसको बांट लीजिए। देयर आर 2 पार्ट ऑफ, एक सेंट्रल बजट, केंद्रीय बजट उसको बोलेंगे, केंद्रीय बजट, और दूसरा राज्य बजट या स्टेट बजट, ठीक है। अब यहां पे जाएंगे तो सेंट्रल बजट में, ठीक है, दोनों बजट का संबंध आर्टिकल 266(1) से है मुख्य रूप से, बोथ आर रिलेटेड विथ आर्टिकल 266(1), ये भी आर्टिकल 266(1) दोनों में। और इसमें है क्या चीज, कंसोलिडेटेड फंड
या संचित निधि, फंड या संचित निधि इसमें होता है। राज्य का संचित निधि भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंसोलिडेटेड फंड है। तो यहां पे जाएंगे तो ये यहां भी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड। अब चूंकि एक ही खजाना दो के लिए कैसे हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खजाना, संचित निधि का मतलब क्या हुआ, कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या हुआ, खजाना, ठीक है। यानी ऐसा खजाना है ये जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे जितने ऑल इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्षा का सारा पानी आकर के यहीं पे इसी तालाब में इकट्ठा होता है, ठीक है। ऑल रेन वाटर, ठीक है, हार्वेस्टेड इन दिस पॉन्ड। सिंपल सी इसकी बात ये है। अब पूछेंगे कि तो बाकी दो और खजाने होते हैं, एक होता है पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा, और एक होता है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। तो वो भी होते हैं, तो आखिर उसमें कौन से दो पैसे जाते हैं। तो जो क्लास रेगुलर क्लास होता है तो उसमें इतने डिटेल में इसको हम बताते हैं। अदरवाइज आएंगे तो पब्लिक अकाउंट में ऐसे पैसे रखे जाते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें कि जो दूसरे के पैसे जो आकर के केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को प्राप्त होता है कि भाई मेरे पैसे हैं, आप इसको रखे रहिए, जब मुझे जरूरत होगा तो मैं आपसे ले लूंगा। आपके पास भी ऐसा होता है, आपका जो अपना इनकम है वो आपके अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई जो बैंक है उस खाते में जाके जमा होता है, ठीक है। लीगली तो यही तरीका है, आप कैश भी अपने पास रखते हैं, लेकिन अदरवाइज लीगल तरीका ये है कि जहां से भी आपको पैसे प्राप्त होते हैं वो सारे आपके खाते में, सैलरी का पैसा कहां आता है, अभी खाते में आता है। लेकिन कोई पड़ोसी है, पड़ोसी आकर के आपको 10,000 5,000 रुपया दे गया कि भाई सब इसको रखे रहिए, मेरे पास रहेगा तो खर्च हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, अपने बैंक अकाउंट में तो नहीं डालते हैं, आप क्या करते हैं कहीं पे रख देते हैं। तो ऐसे पैसे के मामले में आपकी भूमिका केवल कस्टोडियन की है, केवल रखवाले की है। आप कभी भी वो आदमी आकर के उस पैसे को लेके जा सकता है। तो इसको ऐसे पैसे आर्टिकल 2662 में रखा जाता है, 266(2) में रखा जाता है, और उसका जो खजाना है उस खजाने का नाम है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। क्लियर है। कई बार ऐसा होता है कि आप भी क्या करते हैं कि बैंक से कुछ पैसे निकाल करके और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, कभी इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो अपने पॉकेट में या घर में रखे रहते हैं। क्लियर है, ऐसा करते हैं। तो ऐसे खजाने को, ऐसे फंड को क्या कहा जाता है, ऐसे फंड को कंटिजेंसी फंड कहा जाता है, आकस्मिक निधि कहा जाता है, ठीक है। और उस आकस्मिक निधि में क्या होगा, वो आर्टिकल 267 में उसका प्रोविजन है, ठीक है। आप कहां से पैसे निकाल के उसमें रखते हैं, 267 का या आकस्मिक निधि का कोई अपना इंडिपेंडेंट स्रोत नहीं होता है। कहां से निकाल कर रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसा निकाल करके उसमें रखा जाता है, जिससे कि कभी इमरजेंसी एक्सपेंडिचर जरूरत हो तो उसको पूरा कर सके। तो दो जो खजाने हैं, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट, उसका एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कंसोलिडेटेड फंड है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, यहां पर कंसोलिडेटेड फंड है यहां पे, तो ये दोनों जो फंड है, ठीक है, तो इस दोनों फंड के साथ एक ही कोष, एक ही खजाना में दो लोगों का पैसा कैसे रखाएगा, बिहार सरकार का पैसा भी और केंद्र सरकार का पैसा भी तो रखाएगा। क्योंकि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई एक्ट 1934 है। आरबीआई की स्थापना किस कानून के आधार पर की गई, 1934 के आधार पर की गई, ठीक है। तो उस 1934 के ही सेक्शन 20 में इस बात का प्रोविजन है, उसका जो धारा 20 है उसमें इस बात का प्रोविजन किया हुआ है कि आरबीआई भारत सरकार के इस खजाने, और उसी में, ठीक है, आरबीआई, उसमें सेक्शन 21 में एक प्रोविजन है कि आरबीआई राज्य सरकार के खजाने के रूप में, राज्य सरकार का जो संचित निधि है उसका भी देखरेख किसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई द्वारा। और केंद्र सरकार की खजाने की देखरेख भी किसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई द्वारा। अर्थात ये दोनों खजाने, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र सरकार का जो खजाना है जिसको संचित निधि बोलते हैं वो कहां पर है, तो कहेंगे दिल्ली में, और पूछेगा कि बिहार सरकार का कहां है तो कहेंगे पटना में। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों खजाने, बिहार का खजाना बिहार में फैला हुआ है और केंद्र का खजाना पूरे देश में फैला हुआ है, बस उसका देख रेख कौन करता है,
आरबीआई, ठीक है, आरबीआई द्वारा उसकी भारत सरकार के जहां भी पैसे प्राप्त होते हैं वे सारे निर्मला सीतारमण जी को प्राप्त नहीं होते हैं। किसको प्राप्त होते हैं? आरबीआई को। बिहार सरकार को जितने भी पैसे प्राप्त होते हैं वो सब किसको? तारकिशोर प्रसाद जी को प्राप्त होता है? नहीं। किसको प्राप्त होता है? किसको प्राप्त होता है? आरबीआई को प्राप्त होता है। और जब बिहार सरकार को अपना खर्च करना होता है तो वो आरबीआई या आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड, आरबीआई ने क्या कर रखा है, क्योंकि पूरे देश में तो आरबीआई है नहीं, तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 के अनुसार आरबीआई ने अपने बिहाफ पर काम करने के लिए बहुत सारे एजेंसी बैंकों की नियुक्ति कर रखा है। और वो एजेंसी बैंक लोकल लेवल पर राज्य सरकार के बैंक के रूप में कार्य करते हैं, और राज्य सरकार द्वारा जो भी या केंद्र सरकार के बैंक के रूप में कार्य करते हैं। जब भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई माने चालान इशू किया जाएगा कि भाई ये पैसे आप खर्च कर दीजिए, मेरे भी आप इनको दे दीजिए, तो उनके द्वारा वो पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसी तरह से प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब तो सब ऑनलाइन जमा होता है, लेकिन एक जमाना था कि इनकम टैक्स सारे ऑफलाइन जमा होते थे। कस्टम एक्साइज ऑफलाइन जमा होगा, पोस्टल डिपार्टमेंट का पैसा ऑफलाइन प्राप्त होगा। तो वो पोस्टल डिपार्टमेंट का पैसा, मान लीजिए गांव गांव में पोस्ट ऑफिस है, तो वहां जो भी पैसे प्राप्त हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली को कैसे प्राप्त होगा? तो वो सारे के सारे क्या होते थे? आरबीआई ने अपना सारा नेटवर्क फैला रखा था, एजेंसी बैंकों की नियुक्ति कर रखा था, वो पैसे प्राप्त करते थे, अपने हेड ऑफिस को बताते थे, और नागपुर में सेंट्रल डिपॉजिटरी था, वहां पूरे देश से इंफॉर्मेशन आ जाता था कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने पैसे प्राप्त हुए, ठीक है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसे खर्च तो प्राप्त हो गए, और उसके द्वारा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज करके बता दिया जाता था कि भाई आपके इतने पैसे मेरे पास हैं। जैसे आज आपके साथ होता है कि आपके खाते में कितना पैसा है, या मैसेज आपके पास आता है कि नहीं आता है? कहीं से पैसा आपके खाते में जमा हुआ, उसका मैसेज आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उसी तरह से आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट रेगुलर बेसिस पे किया जाता है कि आपके कितने पैसे हमारे पास आ गए और कितने पैसे आपके पास से खर्च हुए, आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है। उसी तरह से राज्य सरकार को भी रेगुलर बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहता है, उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने एक्सपेंडिचर की जरूरतों को पूरा किया जाता है। क्लियर है? तो इसमें हुआ क्या कि राज्य सरकार का भी खजाना कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का खजाना कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड है, और दोनों की देख रेख, ठीक है। अर्थात बिहार सरकार ने आरबीआई के पास अपना खाता खोल रखा है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के पास अपना खाता खोल रहा है। उस खाते में इनके अपने पैसे प्राप्त होते हैं, अपने पैसे खर्च होते हैं, इस खाते में इनके अपने पैसे प्राप्त होते हैं, अपने पैसे खर्च होते हैं, और इसकी सूचना डेली बेसिस पे इनको प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? आज जैसे मान लीजिए भारत सरकार के पास भी अगर मान लो मैसेज वाली बात हो, तो भारत सरकार के पास भी तो बहुत पैसे रेगुलर प्राप्त होते होंगे। जैसे निर्मल बाबा हैं, तो निर्मल बाबा का कितना अच्छा कंसेप्ट है। निर्मल बाबा का जो प्रोग्राम होता है, या यूट्यूब पे अगर उन पे जाएंगे तो उनका अकाउंट नंबर नीचे चलते रहता है, और उसमें होता है कि निर्मल बाबा से पैसा कृपा प्राप्त करना है तो आप क्या करिए, इस खाते में पैसा जमा करिए, ठीक है। तो इस खाते में पैसा जमा करेंगे तो जिस प्रोपोर्शन में जमा करेंगे उसी प्रोपोर्शन में, और फिर पैसा जमा करके निर्मल बाबा को बताने की आवश्यकता नहीं है, निर्मल बाबा को अपने आप ही पता चल जाता है, और उस प्रोपोर्शन में, ठीक है, कृपा अपने आप आपके पास पहुंच जाता है। ये सारा सिस्टम क्या है? निर्मल बाबा का सारा सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेटिक है। अगर आप 1000 मान लीजिए 1000 रुपए में अगर 100 ग्राम कृपा की बात है, तो 1000 जमा करेंगे तो 100 ग्राम प्राप्त होगा, चलेगा वहां से। 2000 जमा करेंगे तो, और ऐसे लोग हैं जो निर्मल बाबा से कृपा प्राप्त करने के लिए उनके खाते में पैसे डालते रहते हैं। और सोचो निर्मल बाबा के यहाँ जो मोबाइल होता होगा, उस मोबाइल पे मैसेज कितना बचता होगा, ठीक है। और माने जो भी खाता है, तो जो भी खाता है उस खाते में पैसा जमा होते रहता है। सेम उसी तरीके से भारत सरकार के पास भी पैसे आते रहते हैं, और आरबीआई द्वारा उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता है, बिहार सरकार को भी अपडेट किया जाता है। क्लियर है? ये इसके जो देख रेख करने वाले हैं वो तारकिशोर प्रसाद जी हैं, और इसके जो देख रेख करने वाले हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। क्लियर है? तो इसी दोनों खाते के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। अर्थात इसके साथ भी एक प्रोविजन लिखा हुआ है आर्टिकल 266 में कि बिना पार्लियामेंट की अनुमति के यहां से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता, और यहां भी लिखा हुआ है कि बिना राज्य विधानसभा की अनुमति के यहां से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता, ठीक है। माने अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपल्सरी टू मेक एक्सपेंडिचर फ्रॉम स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, और यहां पे क्या है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नेसेसरी टू मेक एक्सपेंडिचर फ्रॉम
सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड। और पार्लियामेंट से जो अप्रूवल लेने की प्रक्रिया है उसी को बजटीय प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बजटरी प्रोसीजर, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में जाएंगे तो इसका उल्लेख, और स्टेट के मामले में जाएंगे तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। देयर इज अ मेंशन ऑफ, ठीक है, बजटरी प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेपरेटली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के लिए प्रोविजन है। तो यहां पे क्या है, यहां पे जाएंगे तो वो जो बजटरी प्रक्रिया है, बजटरी प्रोसीजर, जो बजटरी प्रोसीजर है, प्रोसेस है, बजटीय प्रक्रिया, वो देखो कहां कहां है। यहां जाएंगे तो आर्टिकल 112 है, और यहां जाएंगे तो आर्टिकल 202 है। क्या है दोनों में? इसमें है दो पार्ट हैं इसके। एक है बजट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ बजट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डेफिनेशन ऑफ बजट है इसमें। और यहां पे क्या है, राज्य बजट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बजट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बजट। और बजट वर्ड यूज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, न यहां है न वहां है। उसके लिए क्या वर्ड यूज है? उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज है। वार्षिक वित्तीय विवरण आगामी वर्ष का। बजट हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है, बजट कोई प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके लिए वर्ड यूज है। और यहां भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां राज्य के लिए है और यहां पे केंद्र के लिए है। यहां पे राष्ट्रपति की अनुमति से, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, और यहां विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर, रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, वहां आता है। इसी में बजट, इसी में 112 में जो सेकंड पार्ट है वो है व्यय के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, ये यहां पे है व्यय के प्रकार, ठीक है। और यहां पर भी स्टेट के, राज्य के व्यय के प्रकार हैं, स्टेट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है यहां पे, राज्य के व्यय के प्रकार हैं। अच्छा, अब जाएंगे तो आर्टिकल 113, आर्टिकल 113, यहां पर जो भी यूट्यूब पे कोई ऐसे लोग जिनको पीसीएस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो बेहतर हो कि उनको नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो लोग पीसीएस और आईएएस वाले हैं वही यूट्यूब पे लाइव रहे। आर्टिकल 113 है, ठीक है, सेंट्रल का है, सेंट्रल बजट। और यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टेट बजट। और आर्टिकल 113 में क्या है? इसको बोलते हैं डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, माने साल भर के, देखो बजट के माध्यम से एक यही होता है। जैसे आप ही हैं तो आप क्या कर, दिल्ली में रह रहे हैं, तो एक जमाना था, अब तो बहुत बदल गया, ठीक है। पहले का जो जमाना था उसमें प्री पर फोकस करिए, ये यूट्यूब पे लिख रहे हैं, प्री पर फोकस करें, प्री पर ही है, सब प्री का फैक्ट है, जितना लिखवा रहे हैं सब प्री का फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसमें देखो क्या है कि एक जमाना था कि जैसे आप दिल्ली में जो पढ़ने वाले लोग होते थे या पटना में पढ़ने वाले लोग होते थे, उनको हर महीने महीने घर से पैसे आते थे। रोज रोज का पैसा नहीं आता था। कितने दिन का पैसा आता था? पूरे महीने का पैसा आता था। जो थोड़े ज्यादा अमीर होते थे उनका पूरे साल भर का आ जाता था। अब तो भाई, अब तो एटीएम कार्ड ही डेबिट कार्ड दे दिया जाता है कि भाई ले जाकर के जैसी जरूरत हो वैसा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, और आपको पूरे महीने का खर्चा का मतलब क्या हुआ? महीने में जितने भी एक्सपेक्टेड इनकम है, कंटिजेंसी इनकम की बात, कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो लमसम आपको एक अमाउंट दे दिया जाता था, आप इसको खर्च करिए। कोई ऐसा इमरजेंसी जरूरत पड़ेगा तो उसके लिए फिर पीछे से आपको पैसा, बाद में पैसा आपको जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने, या स्टेट गवर्नमेंट को पूरे साल अपनी सरकार को चलाना है, तो रोज रोज जाकर के विधानसभा से परमिशन लेकर के और संचित निधि से पैसा निकाल करके खर्च करें
क्योंकि बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के अप्रूवल के पैसा खर्च नहीं होगा। तो हर खर्चे के लिए हर महीने जाएं या डेली जाएं, इससे अच्छा नहीं है कि पूरे साल भर के लिए एक बार एक लमसम अमाउंट अप्रूव करा लें। जितने विभाग हैं सबसे पूछ लेते हैं, भाई ग्रामीण विभाग है कितना आपको पैसा चाहिए, ऊर्जा विभाग कितना पैसा चाहिए, ये सड़क विकास वाले कितना पैसा आपको चाहिए, कृषि विभाग कितना पैसा चाहिए, सबसे एक बार लमसम उनसे पूछ लेते हैं और वो एक टोटल अमाउंट 2,37,000 करोड़ 2,37,000 करोड़ रुपीज टोटल बैठता है। और उस अमाउंट को आर्टिकल 100 यहां पे जाएंगे तो 100 ये यहां पर 203 आर्टिकल 203 में इसको बोलते हैं अनुदान मांगे या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, अनुदान मांगे या डिमांड्स फॉर ग्रांट। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर भी वही अनुदान मांगे या डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ठीक है, अब देखो तो सेम प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। भाई निर्मला सीतारमण जी को भी देश को, पूरा देश के लिए सारे मंत्रालयों विभागों को पैसे देने हैं, तो बार बार उनको पैसे पार्लियामेंट से अप्रूवल करा करा के दें। इससे अच्छा नहीं है कि पूरे साल भर का एक लमसम अमाउंट, ठीक है, अप्रूव करा ले पार्लियामेंट से, खर्च करें। अगर कोई विशेष जरूरत पड़ता है तो उसके लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 115 और 116 में प्रोविजन है कि आर्टिकल 115 और 116 में इस तरह के प्रोविजन है कि पैसे कम पड़ेंगे तो आप फिर 113 114 का यूज करके पैसा अप्रूवल करा सकते हैं। लेकिन कम पड़ेगा ये तो लास्ट में कम पड़ेगा ना, अभी तो लमसम एक अमाउंट तो अप्रूव करा ही लेते हैं पार्लियामेंट से। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। बजट लाने का उद्देश्य यही होता है कि टू गेट अ लमसम अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम, in case of central government from parliament, in case of state government from legislative assembly। राज्य विधानसभा से राज्य के मामले में और सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में संसद से एक लमसम अप्रूवल ले लेते हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, और वो अप्रूवल लेने के लिए सब ये अनुच्छेद 113 के तहत जितना भी अनुमानित, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में जाएंगे तो 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपीज डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के रूप में रखा हुआ है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने 2.37 2,37,600 कुछ रुपया यहां पे अप्रूवल के लिए दे रखा है विधानसभा में। आर्टिकल 203 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस आर्टिकल के तहत दे रखा है? 113 के तहत। स्टेट गवर्नमेंट ने किस आर्टिकल के तहत विधानसभा में रखा है? 203 के तहत। आ रहा समझ में? अब इसी में फिर थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं तो उसमें आ जाता है, दो पार्ट में वो बढ़ जाता है। ये जो व्यय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यय भी और राज्य का व्यय भी दो पार्ट में बढ़ जाता है। जब बजट को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, बिहार बजट को, तो उसमें ये दोनों टर्मिनोलॉजी आता है। एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड अप फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। राज्य का भी होता है संचित निधि पर भारित व्यय और संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। क्लियर है? राज्य के संचित निधि भारित व्यय में क्या होता है? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन में क्या होता है? जैसे गवर्नर का जो सैलरी है, जजों का जो सैलरी है, ठीक है, इस तरह के जो अन्य खर्चे हैं वो चार्ज ओपन में आता है। और अदरवाइज जो खर्चे होते हैं कृषि विभाग का, ऊर्जा विभाग का, सड़क, समाज कल्याण, एजुकेशन, सबके जो खर्चे होते हैं वो सामान्य व्यय में आते हैं। ये दो पार्ट में इसलिए बांटा गया है कि उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये जो कंसोलिडेटेड चार्ज ओपन है, जिसको संवैधानिक व्यय भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, उस व्यय को अगर राज्य सरकार के द्वारा चार्ज अपॉन का अमाउंट जब विधानसभा में रखा जाएगा तो उस पर कोई वोटिंग नहीं होगा, बहस किया जा सकता है। डिस्कशन इज अलाउड बट वोटिंग इज नॉट अलाउड। वो आपको जितना राज्य सरकार ने मांगा उतना सब अप्रूव कर देना पड़ेगा। यहां पर भी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगा है वो चार्ज अपॉन वाला, संवैधानिक व्यय वाला, वो संसद को अप्रूव करना पड़ेगा। बहस कर सकते हैं, वोटिंग अलाउड नहीं है। जो सामान्य व्यय है सारे मंत्रालयों विभागों का, हर मांग पर बहस भी होगा और हर मांग पर वोटिंग भी होगा। यहां पर भी
ठीक है। और फिर यहां पर भी राज्य के हर मांग, भाई नल, हर घर नल का जल, ठीक है, तो उसके लिए भी जो पैसा आपको अप्रूवल चाहिए उस पर बहस भी की जाएंगे और उस पर वोटिंग भी होगा। लेकिन राज्यपाल के सैलरी के लिए, पूरे साल भर के सैलरी के लिए जो पैसा यहां रखा गया उस पर बहस हो सकता है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 113 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और 203 के तहत राज्य सरकार। अब एक और आता है आर्टिकल 114 और यहां आता है आर्टिकल 204। ठीक है, यहां पे क्या आता है, जो ये मांग है 39.45 लाख करोड़ रुपीज, यहां पर 2.37 लाख करोड़ रुपीज, उसको कानूनी रूप देने के लिए, टू प्रोवाइड इट, टू गिव इट लीगल स्टेटस, इसके लिए एक आता है एप्रोप्रिएशन बिल, सॉरी एप्रोप्रिएशन बिल आता है इसके लिए, बिल बोलते हैं उसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। ये किस बात के लिए होता है, ये क्वेश्चन हो गया। विनियोग विधेयक का उपयोग किया जाता है, एबीसीडी 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। एक होगा कि व्यय की अनुमति के लिए, टू गिव परमिशन फॉर एक्सपेंडिचर, व्यय को कानूनी रूप देने के लिए, तो व्यय की अनुमति के लिए आर्टिकल 113 यूज होता है, ध्यान रखिएगा। और उसको लीगल स्टेटस देने के लिए कौन सा यूज होता है, आर्टिकल 114 यूज होता है। क्लियर है? 114 के तहत, मान लो 113 में या यहां 203 में ग्रामीण विकास के लिए मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया तय कर दिया गया, क्या 204 में उसको घटा के 900 किया जा सकता है, उसको बढ़ा के 1100 करोड़ किया जा सकता है? तो कहा जाता है नहीं किया जा सकता। जो 203 में अप्रूव है वही 204 के तहत पास होगा। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो विद द कंसेंट ऑफ, परमिशन ऑफ, ठीक है, राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके परमिशन से, और यहां पर भी लोकसभा के अध्यक्ष के परमिशन से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल सामान्यतया न तो आप 203 में जो अप्रूवल है 204 के तहत उसको चेंज नहीं कर सकते। एब्सेंस की बात कहां से आएगी, एब्सेंस तो यहां है ही नहीं ना, पार्लियामेंट में ही हो रहा है, तो एब्सेंस कैसे होगा? क्लियर है? ये माने आप इसमें क्या हुआ, माने समझने वाली बात इसमें कौन सा है कि क्या 204 या 114, 113 और 203 को अमेंड कर सकता है? तो कहा जाता है कि नहीं। अब एक्सेप्शन क्या हुआ, विद द कंसेंट ऑफ, अब वहां पे क्वेश्चन का पार्ट होना चाहिए तभी, अदरवाइज इन जनरल केस, इन जनरल कभी 203 से जो अप्रूवल है 204 में अमेंड नहीं होगा। 113 में जो अप्रूवल है 114 के तहत वो अनुमोदित, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में ये? ठीक है, बाकी बात बाद में। तो 204 में क्या लिखे, यहां पे लिख दीजिए, राज्य का विनियोग विधेयक, स्टेट एप्रोप्रिएशन बिल, राज्य विनियोग विधेयक, स्टेट एप्रोप्रिएशन बिल, स्टेट एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, अब दोनों से ये जो प्रोसीजर है 113, 114 का, और यहां 203 और 204 का, ये लोकसभा और राज्य, ये वाला लोकसभा राज्यसभा में दोनों, और बिहार में चूंकि राज्य विधान परिषद भी है, ठीक है, जहां विधान परिषद नहीं है वहां केवल विधानसभा, लेकिन चूंकि बिहार में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो वहां भी ये जाएगा। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों से अप्रूव होने के बाद ये कहां जाएगा, ये जाएगा आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की सहमति के लिए, और कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और यहां कहां जाएगा, आर्टिकल 201 में किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास, गवर्नर के पास जाएगा। तो दोनों में आपको साफ सुथरे तरीके से दोनों में डिफरेंस समझ में आया। 2661 से हमने शुरू किया, दोनों साइड में गए, और उसके बाद
सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। जरूर याद रखिएगा, पीसीएस की तैयारी करने वाले को ये दोनों जानना जरूरी है। स्टेट की तैयारी, जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, उनको ये स्टेट वाला जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन पीसीएस वालों को ये भी जानना पड़ेगा और वो भी जानना पड़ेगा। क्लियर है। अब बिहार में ये प्रोसेस पार्लियामेंट, विधानसभा के सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट का संसद के सामने है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में 2017-18 में 4 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किए गए थे 2017-18 में, और उसके रिफॉर्म के अकॉर्डिंग ये जो बजटरी प्रोसीजर है वो पार्लियामेंट में चल रहा है, ठीक है। राज्य में ऐसा कोई बजटरी रिफॉर्म अभी तक नहीं हुआ है। राज्य में जो पुराने जमाने से चल रहा था उसी तरीके से राज्य का बजट चल रहा है। यहां क्या सुधार हुआ था इस वाले में? एक सुधार हुआ था कि बजट प्रेजेंट करने की तिथि को 1 महीना पहले करना। वहां अभी लास्ट वर्किंग डे फरवरी चल रहा है, यहां फर्स्ट वर्किंग डे फरवरी हो गया। वहां अभी भी जो यहां पे जो बजटीय प्रक्रिया है, जो बजटीय प्रोसीजर है, उसको पूरा 60 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टेट में ये है कि स्टेट में इतना लंबा वो लेके नहीं जाते हैं, वो अपना 31 मार्च तक बजटरी प्रोसीजर को ये कंप्लीट कर लेंगे। बिहार विधानसभा की बैठक 31 मार्च तक है, 31 मार्च तक बजटरी प्रोसीजर को वो कंप्लीट कर लेंगे, और 1 अप्रैल से जो नया बजट है वो इंप्लीमेंटेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। न्यू बजट विल बी अवेलेबल फॉर इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आप जानते हैं सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, और इस बीच के खर्चे के लिए ये सारा काम होता है। चूंकि लास्ट जो अप्रूवल ले रखे हैं वो 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से राज्यपाल को सैलरी देने के लिए, जजों को सैलरी देने के लिए, राज्य के अन्य खर्चे को पूरा करने के लिए, अगर आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर या विधानसभा की प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे तो फिर खर्चा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। तो इसलिए क्या किया गया है, साल शुरू होने से पहले ही बजटीय प्रक्रिया को स्टार्ट कर लिया जाता है। और यहां पर भी बाई 31 मार्च सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपनी बजटीय प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, और यहां भी बाई 31 मार्च स्टेट गवर्नमेंट विल कंप्लीट देयर बजटरी प्रोसीजर। और इससे क्या हो जाएगा, इनका बजट भी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंटेशन के लिए है, और इनका बजट भी 1 अप्रैल से इंप्लीमेंटेशन के लिए रहेगा। ये एक दोनों के बजट में एक इफेक्टिवनेस वाली बात है। पहले ये क्या होता था, ये वाला 75 दिन में पूरा होता था, 15 मई तक जाके पूरा होता था। 45 दिन आपको एडहॉकिज्म फॉलो करना होता था, या आर्टिकल 116 के तहत वोट ऑन अकाउंट को, एक बोलते थे लेखानुदान को यूज करना पड़ता था आपको खर्चे को पूरा करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 116 में। तो खैर इतनी सारी बातों में जो आपके लिए होमवर्क बनता है वो होमवर्क है कि आप कमरे पे जाकर के कौन कौन सा, एक आर्टिकल 266(1), आर्टिकल 266(2), आर्टिकल 267, उसके बाद आर्टिकल 112, आर्टिकल 202, आर्टिकल 113, आर्टिकल 203, आर्टिकल 114, आर्टिकल 204, आर्टिकल 111, आर्टिकल 201, और कुछ और जानना चाहें तो फिर इसको भी जान सकते हैं, आर्टिकल 115, 116, और यहाँ 205 और 206, इसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो इतने अभी तक के डिस्कशन से इतने होमवर्क आपको प्राप्त हुए, इतने होमवर्क आप जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है ये चीजें। अब आ जाइए बिहार बजट पे, ठीक है। इस बार के बिहार के बजट में क्या अब उन्होंने प्रोविजन दे रखा है। तो बिहार बजट को 2022-23 को बाईस 23 को, चूंकि बजट है तो बजट तो डेटा पर आधारित होगा, फैक्ट होंगे उसमें। क्लियर है, एक बात ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री के क्लास में कोई डेटा नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई उस तरह से आंकड़े नहीं होते हैं। पॉलिटी क्लास में ऐसा कोई आंकड़े नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स है तो आंकड़े तो जरूर होंगे,
ठीक है। और यहां पे जाएंगे तो इस बार के बिहार बजट 2022-2023 को आप डिवाइड कर सकते हैं टोटल 5 भाग में, 5 पैर बना लीजिए, ठीक है। एक है बजटरी एस्टिमेट, उसको बोलते हैं बजटीय अनुमान। एक तो ये है, माने जो बिहार सरकार, जो तारकिशोर प्रसाद जी ने जो बजट अपने विधानसभा में रखा है, उसको आप कैसे एकेडमिकली सुलझाएंगे। अदरवाइज तो वो चैप्टर वाइज यूज होगा। जब एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर वाला प्रोविजन, जब हम लोग मान लीजिए इंडस्ट्री करेंगे तो इंडस्ट्री वाला, जब इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, जब गरीबी ह्यूमन रिसोर्स वाला, गरीबी बेरोजगारी वाला करेंगे तो वो वाला चैप्टर यूज करेंगे, तो करेंगे उसको, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस वाले में जाएंगे तो वहां भी बिहार सरकार के द्वारा जो क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए जो उपाय इकोनॉमिक सर्वे या बजट में है तो रेफरेंस हम लोग करेंगे। लेकिन अदरवाइज इन टोटलिटी ओवरऑल अगर देखें, इस बजट को एनालाइज करें जो उन्होंने पार्लियामेंट विधानसभा में रखा है, तो वो कैसे, किस तरह से उसको एनालाइज करके आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक पार्ट है बजटीय एस्टिमेट्स, बजटीय अनुमान, कहां से पैसे आएंगे और कहां कहां पैसे जाएंगे, और फिर इससे घाटे की क्या स्थिति है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पीटी में पूछा जा सकता है कि बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक बजटीय आवंटन किस प्रकार के व्यय के लिए किया गया है। क्लियर है। उसका 2-3-4 का आप क्रम आपको याद रखना चाहिए। अब बाकी तो फैक्ट सारे इसमें आते ही हैं। दूसरा जो है, इसमें इन्होंने इस बजट में इन्होंने 6 सूत्र लिया है राज्य के विकास के लिए। इस बजट के माध्यम से 6 फार्मूला, ठीक है, उसको बोलते हैं। दूसरा लिख दीजिए सेकंड, राज्य विकास का 6 सूत्र, 6 फार्मूला फॉर स्टेट डेवलपमेंट, 6 फार्मूला फॉर स्टेट डेवलपमेंट। राज्य विकास के लिए 6 सूत्र, 6 फॉर स्टेट डेवलपमेंट। एक ये है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ये मेंस का टॉपिक है बीपीएससी का। एक पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार बजट 2022-23 में उन 6 फार्मूलों की चर्चा करें जिसका उपयोग राज्य के विकास के लिए किया जाना है। अब आपको पूरे 6 के 6 याद रहना चाहिए, और 6 के लिए क्या क्या प्रोविजन किया गया है वो भी याद रहना चाहिए, तब ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि 6 जो ये काफी अभी 2 दिन में, पिछले 2 दिन में काफी चर्चा में आया है ये 6 फार्मूला। तो ये आपके अदरवाइज रेफरेंस के रूप में भी यूज होगा अलग अलग टॉपिक में, लेकिन इन टोटलिटी ओवरऑल भी ये 6 के 6 सूत्र जानना पड़ेगा, और उसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो भी जानना पड़ेगा। एक मेंस का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। जैसे एक बार आया था ना कि 7 निश्चय, तो बार बार पूछा ना कि 7 निश्चय में कौन सा एक निश्चय शामिल नहीं है, इस तरह से। तो 7 निश्चय के कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, तो पीटी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो 6 सूत्र है इसमें कौन सा एक सूत्र बिहार बजट में शामिल नहीं है, 6 सूत्रों में कौन सा सूत्र शामिल नहीं है। इस तरीके से मान लो 4 दे दिया और उसमें से पूछ दिया कि भाई कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। एक अलग सूत्र उसमें आ गया, 3 तो उसी में का रहा, एक कुछ अलग दे दिया और पूछा कि कौन सा 6 सूत्रों में एक शामिल नहीं है, या 2 दे दिया तो ई ऑप्शन हो जाएगा, और 1 दे दिया तो वो ऑप्शन हो जाएगा। बिहार बीपीएससी क्या करता है, दोनों तरीके से अपने आप को बचा लेता है। गलती से 2 दे दिया नहीं और आंसर में आ गया 1 टिक कर दिया, आपने क्या किया, आपने 1, तो ई ऑप्शन से भी अपने आप को बचाता है बीपीएससी, ठीक है। मेंस हमें लग रहा है कि इस मामले में बीपीएससी अन्य राज्यों से थोड़ा सा आगे है। अभी किसका एग्जाम तो पूरा पीटी का रिजल्ट ही कैंसिल हो गया था, राजस्थान का शायद, इसी तरह के कुछ आंसर को लेकर के था। तो बिहार ने होशियारी अपना दिखाया कि पीटी का एग्जाम लेने के लिए केवल जीएस 1 पेपर, बिहार पहला आयोग था जिसने वो 1 पेपर लिया था, ऑप्शनल को हटा दिया था। बाद में अन्य राज्यों ने उसको अपनाया। उसी तरह से ये ई ऑप्शन, बिहार पहला राज्य है जिसने पीसीएस में इंक्लूड किया है ई ऑप्शन वाला। आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, बाकी राज्य भी झमेले से बचने के लिए
ई ऑप्शन ले लेंगे, जरूर उस पर विचार करेंगे कि ई ऑप्शन इंक्लूड कर लेते हैं। हमारी कोई गलती है ही नहीं, हमारी कोई गलती है तो कहां पहुंच जाएगा वो, ई। ठीक है, ये चीज तो मेंस का, ये राज्य विकास के लिए 6 सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो उन्होंने अपने बजट में ले रखा है, जो पार्ट बना रखा है, वो है 7 निश्चय 1.0, 7 रिजॉल्व्स बोलते हैं उसको, अदरवाइज इंग्लिश में भी लिखा जाता है 7 निश्चय ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। 7 निश्चय 1.0। 2 इसमें हासिल हो गया है, आरक्षण महिलाओं का अधिकार, यह हासिल हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है सक्सेसफुली। और दूसरा हर घर बिजली, ये भी जो टारगेट था, ये 7 में से 2 अचीव हो गया है, 5 अभी इन प्रोसेस है, वो भी हासिल हो जाएगा। तो 7 निश्चय 1.0 के सक्सेस को देखते हुए उसने राज्य के विकास का एक अच्छा रोड मैप दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट 2020-21 में 7 निश्चय, या पिछले वर्ष चुनाव के बाद वाले बजट में 21-22 में इन्होंने क्या किया कि 7 निश्चय 2.0 शुरू किया। ठीक है, और उस दिशा में फिर ये काम कर रहे हैं। जो राज्य की जो बदली हुई चुनौतियां हैं, जो इमर्जिंग ट्रेंड है, उस इमर्जिंग चैलेंजेस को फेस करने के लिए इन्होंने कौन सा लक्ष्य ले लिया, अब नया रोड मैप ले लिया है, वो है 7 निश्चय 2.0। तो ये तीसरा जो चौथा, फोर्थ, 7 निश्चय लिख लीजिए, 7 निश्चय 2.0, 7 रिजॉल्व्स 2.0। और लास्ट में एक है विभागीय प्रावधान, डिपार्टमेंटल प्रोविजन, 5 डिपार्टमेंटल प्रोविजंस। हर विभाग के लिए अलग अलग फिर उन्होंने इन डिटेल लिया है, एग्रीकल्चर के लिए क्या, एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या किया हुआ है, या जो बिहार में सहकारी जो अनाजों की खरीद वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्या किया हुआ है, सड़कों के लिए, वो हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां से जब क्लास रेगुलर क्लास होता है तो सीधे जो टॉपिक करा रहे हैं उस टॉपिक पे चले जाते हैं, वहां से चीजों को उठा करके उसको अपडेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने दे रखा है, डिपार्टमेंटल प्रोविजंस। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूरे बजट को इस तरह से 5 भागों में इन्होंने बांट रखा है। ठीक है, ये वाला जो एक पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बीपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद फिर ये 7 निश्चय, ये 6 सूत्र में क्या क्या है और उसके लिए क्या, 7 निश्चय में कौन कौन से 7 हैं, क्या हासिल हो गया, ये जो 7 निश्चय 2.0 है इसमें क्या क्या है, क्या वर्तमान स्थिति है, कैसे उसको अचीव करेंगे, ये उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा है। और बाकी इसके लिए अपना अपना प्रोविजन लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, बजटरी एस्टीमेट, बजटीय अनुमान है। बजटरी एस्टीमेट्स, बजटीय अनुमान। ठीक है, अब जो बजटीय अनुमान होता है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी करें, स्टेट गवर्नमेंट का भी करेंगे, तो देयर आर 2 पार्ट ऑफ बजटरी एस्टीमेट। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बजटीय आय, बजटरी इनकम। ठीक है, तो उसको लिख लो, बजटीय आय या बजटरी इनकम। इसी को पब्लिक इनकम भी वैसे कहा जाता है, सार्वजनिक आय भी कहते हैं इसको। सार्वजनिक आय का मतलब हुआ कि राज्य सरकार को जो इस साल कुल पैसे जो प्राप्त होने का अनुमान है, ठीक है, उसको इनकम बोलते हैं। और बजटीय व्यय, बजटरी एक्सपेंडिचर, 2 पार्ट में है। जो इनकम, इस बार का जो टोटल एक्सपेक्टेड इनकम है 237,892, 237,892 करोड़, 2.378 लाख करोड़।
2.37 लाख करोड़ याद रखेंगे तो चलेगा। 2.37 लाख करोड़ पूरे बजट में भी बहुत जगह पे इन्होंने एवरेज ले रखा है। जैसे एक जगह पे अर्बन डेवलपमेंट की बात ये करते हैं तो उसमें सीधे खुद ही बोल रहे हैं कि राज्य में करीब 80% जनसंख्या गांव में रहती है। ग्रामीण विकास का एक लिया हुआ है 80, जबकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने खुद ही बोल रखा है कि वर्तमान में जो बिहार में शहरी जनसंख्या की भागीदारी कितना है, 15% है, अर्थात 85% पीपल आर लिविंग इन रूरल एरियाज। इन्होंने खुद ही इकोनॉमिक सर्वे में बोल रखा है। तो बिहार के बजट में ये लमसम डेटा चलता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जाएंगे तो ये 2.37 लाख करोड़ रुपीज लिख सकते हैं, या 2.38 लाख करोड़ रुपीज लिख दीजिए, चूंकि 8 है, ठीक है, 8 है ये। तो उसमें बजटरी इनकम हुआ। फिर उसी तरह से बजटरी एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए टोटल अमाउंट 237,691 करोड़, 237,691 करोड़, 2.37 लाख करोड़ रुपीज एक्सपेंडिचर भी है इनका। तो ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2.37 वाला जो फिगर है याद रखना चाहिए। क्लियर है? पिछले साल जाएंगे तो 2.18 था, जो कि इस साल बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जाएंगे तो ये जो इनकम है, ये इनकम के दो स्रोत होते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ दिस इनकम। इस आय के दो स्रोत हैं, कौन कौन से? एक है रेवेन्यू इनकम, राजस्व, राजस्व आय, और दूसरा है कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। ठीक है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, माने बिहार सरकार को जितने पैसे प्राप्त होते हैं उन पैसों को दो भागों में ही बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक रेवेन्यू इनकम और दूसरा कैपिटल इनकम। और दोनों में डिफरेंस होता है। राजस्व आय रिकरिंग इनकम होता है, ऑल रिकरिंग इनकम आर रेवेन्यू इनकम। कहीं भी अगर चर्चा में भी कोई अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गया है, इसका सीधा मीनिंग हुआ कि आप क्या गेस करेंगे कि सरकार का जो रिकरिंग इनकम है वो रिकरिंग इनकम बढ़ा है। ठीक है, अगर कोई संपत्ति बेच के पैसा आया है वो रेवेन्यू में शामिल नहीं होता है। ये जो स्पेक्ट्रम को 5G के लिए, 4G के लिए जो स्पेक्ट्रम बेचा गया है मोबाइल कंपनियों को, तो भाई वो तो नेचुरल एसेट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट्स है, वो उसको उन्होंने बेचा है। ठीक है, कोई जमीन है उसको उन्होंने बेचा, कोई फैक्ट्री है उसको उन्होंने बेचा, एयर इंडिया को उन्होंने बेचा। तो एयर इंडिया को बेचने से जो पैसा आएगा वो कैपिटल इनकम है, वो रिकरिंग नहीं है। बार बार एयर इंडिया को नहीं बेच सकते, वो कैपिटल इनकम है। लेकिन ये जो मोबाइल कंपनियों को जो स्पेक्ट्रम बेचा जाता है वो बेचा नहीं जाता है, वो लीज पर दिया जाता है। और ऑल रेंटल इनकम इज ए रेवेन्यू इनकम। आपका कोई मकान है, दुकान है, किसी को किराए पर आपने दे रखा है, तो उससे जो किराया आएगा वो एक बार आएगा कि बार बार आएगा? बार बार आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्पेक्ट्रम बेचा जाता है वो बेचा नहीं जाता है, बोला जाता है बेचा, लेकिन लीज रेंट होता है। वो 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए किराए पर दिया जाता है। 20 साल बाद वो फिर किसका हो जाएगा? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा। फिर अगले 20 साल के लिए वो सेम फ्रीक्वेंसी फिर 20 साल बाद किसी और को दिया जाएगा। तो वो रेवेन्यू इनकम में आता है। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम का सीधा मीनिंग होता है ऑल रिकरिंग इनकम। जैसे आपके घर में जो आपका सैलरी का इनकम है, दादाजी के पेंशन का इनकम है, पिताजी के पेंशन का इनकम है, ये सब रेवेन्यू इनकम है। किसी को कर्ज दे रखा है, ब्याज रेवेन्यू इनकम है। किसी बिजनेस से प्रॉफिट रेवेन्यू इनकम है। मकान से किराया रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, तो ये सारे जो इनकम होते हैं वो राजस्व आय होते हैं। कोई संपत्ति को बेच दिया, खेत को बेच दिया, उससे जो इनकम आया उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल इनकम। ज्यादा कौन सा होना चाहिए? रेवेन्यू, और ये कम होना चाहिए। तो अब देखने की बात है कि 2.37 लाख करोड़ रुपीस में कितना रेवेन्यू है और कितना कैपिटल है। तो लिख लीजिए इसका 196,704, ये 196,704 रेवेन्यू है, और ये परसेंटेज में जाएंगे तो टोटल 83% है।
मैंने बिहार सरकार की आय में 83% क्या शेयर है रेवेन्यू का, और केवल 17% है कैपिटल का। कैपिटल वाला भी अमाउंट लिख दीजिए, 41187 41187 शेयर, और ये हुआ 17%। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे तो ये 63% ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इस साल का इनकम है उसमें ये सिर्फ 63% है, और बिहार सरकार कितना है 83%। अर्थात किसकी स्थिति बेहतर है? बिहार सरकार की। नहीं, ये देखेंगे तो अच्छा। अब ये जो रेवेन्यू इनकम है, अब आगे की कहानी सुनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये जो रेवेन्यू इनकम है इसका मेजॉरिटी पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को प्राप्त होता है। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को पैसे ना दे तो राज्य का बजट नहीं बन पाएगा। इस रेवेन्यू का टोटल 38 और 24 कितना हुआ? 62। 38 और 24 62% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। माने पूरे सरकार के बजट का ये 237 है, उसका 62% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और राज्य सरकार के द्वारा केवल 42% पैसे की व्यवस्था, 38% पैसे की व्यवस्था की जा पाती है। ठीक है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के राज्य के बिहार राज्य के आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स एंड ड्यूटीज में जो हिस्सा है प्लस अदर असिस्टेंस है, अन्य जो सहायता है वो है। और इस तरीके से तो इसको 3 भागों में बांट लीजिए, ये वाले को, राजस्व वाले को 3 पार्ट में। और पहला लिख दीजिए राज्य की राजस्व आय, स्टेट रेवेन्यू इनकम। राज्य की राजस्व आय, राजस्व आय, स्टेट रेवेन्यू इनकम ऊपर लिखे, ठीक है। अच्छा ऐसे लिख लो, चलो। जो हमने कैसे किया है, 2 पार्ट में किया है। रेवेन्यू इनकम, राजस्व आय, और दूसरा क्या किया हुआ है? पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। तो जो ये राजस्व आय है इसको 2 भागों में, हमने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भाग में। आपको अब चूंकि पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं तो राज्य के केवल अपने पैसे के गड़बड़ी बिहार का क्या है? बिहार सरकार की बिहार का दुर्भाग्य क्या है? बिहार में लोग कम्युनिटी फीलिंग वहां पे बहुत कम है। एक होता है ना पर्सनल फीलिंग ज्यादा है और कम्युनिटी फीलिंग कम है। क्या एग्जांपल हुआ? रोड पर एक बल्ब लगा के छोड़ दीजिए, लोग उसको खोल के घर में लगा लेंगे। और कई दूसरे राज्यों में जाएंगे तो रोड अगर अंधेरा है तो लोग अपने घर से एक बल्ब खोल के रोड पर लगा देंगे। तो ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं कम्युनिटी फीलिंग, और जो पहला वाला है वो क्या बोलते हैं? पर्सनल फीलिंग होता है। ठीक है, तो अब यहां पे अब जा रहे हैं तो आप अपने वित्त की बात तो करते हैं, ठीक है, आपके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का। एक पीसीएस अधिकारी के रूप में, चूंकि आप साधारण कर्मचारी बनने नहीं जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि राज्य का जो बजट है, चूंकि कई बार बजट बनाने में जो बजट विभाग है, वित्त विभाग का जो बजट सेक्शन है, उसमें आपकी नियुक्ति भी होगी, और आपकी नियुक्ति होगी तो ये सब टेंशन उठाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में वहां पे उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी जरूरी है। क्लियर है? और उसमें जाएंगे तो जो रेवेन्यू इनकम है उसके 3 पार्ट हमने कहा। एक क्या कहा? राज्य का स्टेट, राज्य राजस्व आय, स्टेट रेवेन्यू इनकम। दूसरा स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज, केंद्रीय कर एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा। स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज,
भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाता है, कर जाता है, उसमें से जो राज्य का हिस्सा है, जो राज्य का हिस्सा बनता है, जैसे इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, जो सीजीएसटी है, ये सब में जो राज्य का हिस्सा है वो हिस्से, ये सेकंड वाला है। और थर्ड है केंद्र से केंद्रीय अनुदान, सेंट्रल असिस्टेंस, सेंट्रल असिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें जाएंगे तो ये वाला है 21%, दूसरा वाला है 38%, 38%, और ये वाला है 24%। टोटल इनकम का है ये, ध्यान रखिएगा, टोटल इनकम का। अदरवाइज हम निकालेंगे, फिर हमें निकालना पड़ेगा फिर इसका। ये कितना था? 83 था ना, कितना था? 196। अच्छा, ये जो सारा हमने निकाला है, एक बार ध्यान रखिएगा, ये 2.37 से निकाला है, ठीक है, 2.37 लाख करोड़ से निकाला है ये, क्लियर है। ये भी हमने निकाला है किससे? 2.37 लाख करोड़ में निकाला है। ये भी हमने किससे निकाला है? 2.37 लाख करोड़ में से निकाला है। अदरवाइज अगर निकालें इसको, अगर ये इसके परसेंटेज के रूप में ये निकालें, इसको निकालेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा, अभी जोड़ रहे हैं तो 100 आ रहा है, जोड़ के देखो इसमें कितना आ रहा है? 83 आ रहा है। ओहो, तब तो ठीक है, फिर तब तो फिर ठीक है। 196 के परसेंटेज है ये, तब तो ठीक है, 196 का ही परसेंटेज है। माने इसका ये जो ना समझ गए 196 कितना था ये? 704 जो करोड़ था ना, ये इसके परसेंटेज है ये। तो ये 83 था और इस तीनों को जोड़ो तो 83 है, फिर ठीक है, ठीक है। अब सोच के देखो इसमें क्या हो रहा है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल इनकम है वो कितना था? 17 पैसा, 17% में निकालिए, 17%। तो अब सबको जोड़ेंगे तो ये 100% नहीं हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अर्थात अगर ये देखा जाए, आपको एक बिहार के एक जागरूक नागरिक के रूप में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हुआ? 62% हुआ। अर्थात राज्य की आय में 62% शेयर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। राज्य का अपने सोर्सेस से इनकम अधिक होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकम, जैसे दिल्ली में देखिए, दिल्ली का एग्जांपल देखिए, दिल्ली में क्या है, जैसे अभी एक शराब के बोतल के साथ एक शराब का बोतल फ्री मिल रहा है, बाई 1 गेट 1 लगा हुआ है ना दिल्ली में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका पर्पस, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पर्पस देखेंगे तो क्या है? टू जनरेट रेवेन्यू। माने टैक्स, शराब की बिक्री से, चूंकि जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी लागू के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी और ये अल्कोहल, जो शराब था, अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों, ये सब जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। पेट्रोलियम भी जीएसटी में नहीं है, जो लीकर है वो भी जीएसटी में नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये नहीं होने से राज्य सरकार की चाहती है कि जीएसटी से तो जो मेरा इनकम आ रहा है वो आ ही रहा है, मैं अपने सोर्सेस से इनकम बढ़ाने के लिए राज्य में शराब की नदियां बहा दूं। और टारगेट फिक्स किए जाते हैं, जो इस तरह के एक्साइज जो ऑफिसर्स होते हैं उनको टारगेट फिक्स किया जाता है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। कई पोटेंशियल एरियाज पहचाने गए हैं जहां शराबियों की संख्या ज्यादा है। अर्थात वो लोग क्या कर रहे हैं? राज्य के राजस्व में बड़ा योगदान कर रहे हैं। अर्थात वो क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र है, ठीक है, आ रहे समझ में? तो दिल्ली में भी
सरकार अपनी इनकम को, जीएसटी से तो जो इनकम आता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो प्रोसीजर के तहत आएगा भाई, अपना सोर्स, अपना इनकम बढ़ाने के लिए। और बिहार के साथ क्या है, बिहार का यही वाला इनकम बंद है। अगर बिहार अपना ये सोर्स ओपन कर ले तो बिहार सरकार का भी अपने सोर्सेज से इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बिहार लूज करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक कंक्लूजन, एक लाइन लिख लो, उसमें लिखो, इन दिस वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज the most important source of government of Bihar is contribution of central government। क्या लिखे, इस प्रकार राज्य सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आय का स्रोत केंद्र सरकार की भागीदारी है। केंद्र सरकार की भागीदारी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, source of income of government of Bihar is contribution of central government। राज्य सरकार की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत केंद्र सरकार की भागीदारी है। क्लियर है? अच्छा, एक फैक्ट इसमें और लिख सकते हैं, ये जो राज्य वाला जो दिखाई दे रहा है, स्टेट वाला 21% दिखाई दे रहा है, इसमें क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू इनकम है ये वाला, इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? तो इसमें जाते हैं तो एक होता है टैक्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स, करों से बार बार और गैर करों से बार बार। गैर कर का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनका प्रॉफिट नॉन टैक्स होता है वो, और राज्य के जो टैक्स हैं उनसे जो इनकम होता है, जैसे राज्य को स्टैम्प ड्यूटी से जमीन की मकान की खरीद बिक्री होती है तो जो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो राज्य की आय का स्रोत है। और कई सारे जो SGST है, स्टेट जीएसटी, वो भी राज्य को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इसके अलावा जाएंगे कमर्शियल टैक्स जैसे होता है, ठीक है, वो राज्य का इनकम होता है। तो उसी में एक लाइन लिख दीजिए, ये वाले में लिखो, राज्य के राजस्व आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ state revenue income is income from commercial tax। इनकम फ्रॉम कमर्शियल, राज्य की आय, राजस्व आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत वाणिज्यिक करों से आय है। इनकम फ्रॉम कमर्शियल टैक्स आय है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब देखो, ये तो इनकम वाला पार्ट था। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में दोनों डिफरेंस बताया, दोनों का अमाउंट निकल गया, 100% निकल गया आपका। अब जाइए, ठीक है, अब इसमें उसका वाला पार्ट लीजिए, दूसरा वाला कौन सा था? ये बजटरी एक्सपेंडिचर में जाइए। एक्सपेंडिचर से कुछ चीजों को निकाल के बताएंगे। बजटरी एक्सपेंडिचर लिखिए। हाँ, क्योंकि देखो इसमें अब इसमें होगा ना, ये आप क्या जानना चाह रहे हैं? ये पूंजीगत जो आय है, इस पूंजीगत आय में यही जानना चाह रहे हैं ना कि भाई 45 जो है, कहाँ है ये अमाउंट लिखे थे इसको? ना पूंजीगत आय को, कैपिटल इनकम। अच्छा, 41187, ये कहां से? आप ये भी जानना चाहेंगे कि भाई ये तो आप जान गए कि रेवेन्यू जो इनकम है वो कहां से आया? स्टेट का अपना सोर्स प्लस सेंट्रल टैक्स एंड ड्यूटीज में हिस्सा प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा असिस्टेंस, ये तीनों को मिला करके आपका रेवेन्यू इनकम हो गया। क्लियर है? 83 पैसा। अब जो 17 पैसे का कैपिटल इनकम है वो कहां से आएगा? तो कैपिटल इनकम दो तरह का होता है। कौन सा?
ये जो कैपिटल इनकम दिखाई देता है। एक होता है कर्ज से आय, इनकम फ्रॉम बोरोइंग, इनकम फ्रॉम बोरोइंग, ठीक है। और दूसरा होता है सरकारी संपत्ति को बेचने से, बाई सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स, या किसी को कर्ज दे रखा है उस कर्ज की वापसी से, रिफंड ऑफ लोन गिवन। अब देखो, इस साल जाएंगे, इस बार के बजट में, अभी हम आ रहे हैं उस पे, अभी करेंगे, जब ये एक्सपेंडिचर वाला पार्ट कर देंगे तो ये वाला बता देंगे। इस बार वाले में जाएंगे तो कुल जो बिहार सरकार के द्वारा जो इस साल कर्ज लिया जाना है, टोटल जो कर्ज लिया जाना है वो अराउंड 25,000 लाख करोड़ रुपीज है, सॉरी 25,000 करोड़ रुपीज है, लाख नहीं, लाख तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अमाउंट है 25,885 करोड़ रुपीज, 25,000 कितना, 885 करोड़ रुपया। ये जो 41,000 करोड़ है उसमें 25,885 करोड़ रुपया बिहार सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, कर्ज लिया जाएगा, और बाकी अदर सोर्सेस से अरेंज किए जाएंगे। आया समझ में ये? तो राजस्व आय क्लियर है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम भी क्लियर है। कैपिटल इनकम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है, इनकम फ्रॉम बोरोइंग, एंड दिस इनकम फ्रॉम बोरोइंग इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। इसको राज्य का राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नहीं समझ में आया? राज्य के आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको कर्ज लेकर के पूरा किया जाता है, और बिहार के मामले में यह कर्ज कितना है, 25,885 करोड़। तो जो अंतर है उस अंतर को ही घाटा कहा जाता है, और घाटे का ही टेक्निकल नाम क्या है, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और वो राजकोषीय घाटा इस साल बिहार सरकार का जीएसडीपी के परसेंटेज में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जीडीपी के परसेंटेज के रूप में 6.8% है सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में। राज्य के मामले में ये जीएसडीपी होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेट का जीएसडीपी है वो इस बार 7 लाख करोड़ से ज्यादा है, उसका जब ये परसेंटेज निकालेंगे तो वो 3.47% आएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार पीटी के लिए कि बिहार सरकार का वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान है। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट फॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर ईयर 2022-23 कितना है, 3.47%। ठीक है, अभी वहां पे आते हैं, लेकिन आप इसको पहले नेक्स्ट वाला, दूसरा वाला लिखिए। दूसरा वाला कौन सा लिखेंगे? अब लिखिए बजटरी एक्सपेंडिचर, बजटीय व्यय, बजटरी एक्सपेंडिचर कितना अमाउंट था, 237,691 करोड़ रुपया। इतना इस बार बिहार सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। ठीक है, और इस खर्च में गड़बड़ी यह है कि खर्च का बहुत बड़ा भाग सैलरी और पेंशन पे जाता है, और भी ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कलाकारी शुरू से करी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल नियुक्ति, कांस्टेबल को फुल सैलरी और टीचर को 5,000 की सैलरी, 6,000 की सैलरी, तो फिर टीचर क्या पढ़ाएंगे? एक नहीं था कि एक मैडम थी, पढ़ी लिखी मैडम थी, तो उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को ट्यूशन लगाते हैं। छोटा सा बच्चा था, 2 क्लास 1 या 2 में पढ़ता था, तो उसको ट्यूशन एक लगा देते हैं। कोई टीचर आके पढ़ाएगा तो बच्चा सिंसियरली पढ़ेगा। तो उन्होंने, कोई बिहार का ही कोई टीचर थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसको उन्होंने लगाया। तो बगल से गुजर रही थी, तो वो ही गो पढ़ा रहे थे। मैडम ने देखा, मैडम बड़ी नाराज हुई, मास्टर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं आप?
तो उनका कहना था कि 50 रुपए में इससे ज्यादा क्या पढ़ाएं। नहीं भाई, इसको 500 रुपये कर दीजिए, ही गोज पढ़ा देंगे। नहीं, तो वही हाल बिहार का है। 5,000, 7,000, 8,000 के टीचर जब रखेंगे तो एक भी बिहार बोर्ड का पास किया, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल का पास किया हुआ एक भी बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां के जो टॉपर होते हैं उनका मार्क्स होता है 75%, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का लास्ट कटअप भी अराउंड 80%, 90% के आसपास रहता है। जहां 100% यहां कटअप जाता है, बिहार का बच्चा कहां पहुंच पाएगा? एलएसआर में कहां पहुंच पाएगा? श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कहां पहुंच पाएगा? हिंदू कॉलेज में कहां पहुंच पाएगा? तो वहां क्या हो जाता है, बिहार में फिर 3 बोर्ड काम करता है। जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में, जो अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वो सीबीएसई में और आईसीएसई बोर्ड में। तो बिहार से ऐसा नहीं है कि बिहार के बच्चे यहां नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कौन? सीबीएसई और आईसीएसई के। जो गरीब के बच्चे जहां पढ़ते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना, माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना नहीं देखना चाहिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस इसलिए लागू किया गया क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड, केरला बोर्ड अपने बच्चों को भर भर के मार्क्स देता है, 100% नंबर देते हैं सब। और हाल ये हुआ कि यहाँ पे एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, उसमें पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं वो सब तमिलनाडु और केरल के हैं। 100% नंबर लेके बच्चे आते हैं। अब क्या करेंगे भाई, आपने क्राइटेरिया रखा है 100% का, हमने फॉर्म भर दिया, हमारा एडमिशन होगा। और बिहार बोर्ड एक तो पढ़ाना लिखाना नहीं है, और दूसरा पेपर ऐसा सेट करेंगे जैसे लगेगा कि बीएससी वाले को दे दिया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी को दे दिया जाए, तो वो भी उसको ठीक से नहीं कर पाएगा। तो भाई जब पढ़ाना लिखाना नहीं है तो या तो चोरी का अनुमति दे दो खुले किताब से, या फिर पेपर ऐसा साधारण सेट कर दो जिससे कि बच्चे को कम से कम ऊपर उठने का मौका मिले। आप पेपर ऐसा ही चोरी में कई बार थोड़े कहीं चोरी होता है, कहीं चोरी नहीं होता है। अब बच्चा 75-76% पे टॉपर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थिति सोच के देखो। तो ये है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब अच्छा किया, लेकिन एक काम बहुत खराब किया, वो है जो शिक्षा पद्धति था उसको बर्बाद करके। अब बिहार का वही स्ट्रेंथ था, बिहार का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या था? बिहार का एजुकेशन। और उसी एजुकेशन को इन्होंने सब तहस नहस कर दिया। लालू जी ने तो किया ही किया, चरवाहा विद्यालय पता नहीं क्या क्या खोल के, और जो बचा खुचा था उसको इन्होंने कर दिया। जबकि बिहार जैसे राज्य में 2 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए था। एक एजुकेशन पे, सबसे ज्यादा एजुकेशन पे फोकस कर लेते तो लोग तो एम्स में आके दिखा ही लेते अपने आप को। हेल्थ पे फोकस करना उतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी क्या था? एजुकेशन पे। सारे सरकारी स्कूलों में फुल सैलरी वाले 4-4, 5-5 टीचर होने थे, वो मन से पढ़ाते, जैसा कि 1990 के पहले होते थे। 1990 के पहले प्राइमरी स्कूल में 4-4, 5-5 टीचर फुल सैलरी वाले होते थे। ये कॉन्टेक्चुअल का कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। और इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया ये चीज। अभी भी इस बार वैसे सबसे ज्यादा व्यय के लिए जहां पैसा रखा गया है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन पे 39,000 करोड़ रुपीज का इन्होंने प्रोविजन कर रखा है। अदरवाइज सैलरी वाला जो हेड है वो 64,000 करोड़ रुपीज का है। 64,000 करोड़ रुपया जो है टोटल खर्चा वो सैलरी पे है। लेकिन अदरवाइज जो स्ट्रक्चरल खर्चे की बात करें, विभागीय खर्चे की बात करें, तो सबसे ज्यादा खर्चा एजुकेशन पर है, शिक्षा पर है, ठीक है। तो उसी में आ जाइए इसमें। तो इसको क्या लिखा है? बजटीय व्यय। अच्छा, 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। इसको भी राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो यहां पे देखो, आय वाले पार्ट में कहा जाता है कि इनकम वाले पार्ट में रेवेन्यू इनकम ज्यादा होना चाहिए और कैपिटल इनकम कम होने चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है इससे एसेट्स क्रिएट होता है, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होता है, और इससे एसेट्स क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा होना चाहिए, उल्टा हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात की। अब यहां पे लिख दीजिए क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर वाले साइड में
191,957, 191,957 CR। और दूसरा है 45735, 45735, 1,91,957 करोड़ रुपया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 45,735 करोड़ रुपीज। और परसेंटेज में निकालने जाएंगे तो ये 81% है और वो 19% है। 81% और ये कितना है? 19%। ठीक है, 19%। और ये बिहार जैसे राज्य के लिए ये ज्यादा है। 12 करोड़ की जनसंख्या के लिए ये, इसको कम नहीं कहा जाएगा। कई बार तो कई राज्यों में ये 96% ये रेवेन्यू होता है। आपका भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। ये सारे टीचर की को अगर परमानेंट कर दीजिए, आप फुल सैलरी पे कर दीजिएगा तो ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा। और इसीलिए बिहार सरकार के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खूब पैसा रहता है। जैसे पहले क्या होता था कि जब अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश करते थे तो सड़कों की स्थिति देख करके पता चल जाता था कि बिहार आ गया है। आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने देखा हुआ है। राज्य की सड़कें इतनी खराब होती थी कि बस एक बार हम लोग कहाँ जा रहे थे, गया से गोह वाले रास्ते में जा रहे थे। गया के पास कोई होगा तो जानता होगा, एक गोह कोई ब्लॉक है उस साइड। माने रोड का ये हाल था कि आप रोड छोड़ दीजिए, आप नीचे चलिए, आप खेत खलिहान से चलिए रोड छोड़ के, क्योंकि रोड पे इतना रोड खराब हो चुका है कि उस रोड पे, ये बात बहुत पहले की है, ठीक है, हाँ बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 1900 ये बात बता रहा हूँ, करीब करीब सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, 2002-3 के आसपास। माने लालू जी के शासन का पीक था। प्रायोरिटी में कई बार होता है कि सरकार के प्रायोरिटी में क्या है, तो लालू जी के प्रायोरिटी में ये सब चीजें नहीं थी। तो इसलिए सड़कों की, इवन हाईवे जो होते थे, हाईवे का, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, इस जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, इस सरकार में इन्होंने एक चीज किया कि सड़कों की स्थिति, सड़क, बिजली, पानी, जो 3 मौलिक जरूरतें हैं, तो 7 निश्चय 1.0 में हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, ये 7 निश्चय का एक पार्ट है। वो ऑलरेडी 25 अक्टूबर 2019 को शायद अचीव हो गया है वो टारगेट। आज के डेट में बिहार में हर घर के पास बिजली का खंभा उपलब्ध है। आप कनेक्शन अगर लेना चाहते हैं, एप्लीकेशन दीजिए, आपके घर में बिजली दे दी जाएगी। इसका यह मीनिंग नहीं हुआ कि हर घर में बिजली है, हर घर में बिजली नहीं है, लेकिन हर घर के दरवाजे पर बिजली पहुंचा हुआ है। यह चीज है इसमें। तो वो जो लक्ष्य था वो हासिल हो गया, बिजली वाला हासिल हो गया, पानी वाला हासिल हो गया, और सड़क, बिजली, पानी, आज की डेट में स्थिति ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या, तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये वाला है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नल का जल कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है, सड़क कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। चले, तो ये है बस। जो रेवेन्यू में शिक्षा वाले में इन्होंने क्या किया, वो जो यहां शिक्षा वाले में कटौती किया, सैलरी में जो कटौती किया, तो ये वाला क्या हो गया, बढ़ गया, और ये वाला घट गया। अब सोचो, अगर 5 लाख टीचर की, अब इस बार जरूर उन्होंने किया है कि हर स्कूल में एक प्रधानाध्यापक कम से कम फुल सैलरी वाले होंगे। अब उन्होंने इस तरह का सिस्टम धीरे धीरे लाना शुरू किया है। राजस्थान में जाएंगे तो हर लेवल के परमानेंट टीचर अपॉइंट होते हैं, वहां कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर अपॉइंट नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है, यूथ के नौकरी का एक इंपॉर्टेंट स्रोत भी है वो। राज्य के जाएंगे तो ये इनका, इसीलिए देखेंगे तो इनके पास सड़कों के विकास के लिए, इनके पास पुल, गंगा नदी पर जितना पुल बना हुआ है उसमें से 3 या 4 ही पुल एनएचआई का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बाकी सारे पुल किसके हैं, राज्य सरकार के हैं। और अभी भी ये बोलते घूमते रहते हैं कि अगर केंद्र अगर सड़क नहीं बना पा रहा है तो मुझे बताए, मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज इनके साथ एक अच्छा आता है राजस्व। अब आगे एक लाइन लिख दीजिए, दोनों मिला करके देखो। इस बजट में, इन दिस बजट, द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, इस बजट में सर्वाधिक व्यय, बजट में सर्वाधिक व्यय, द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर
सर्वाधिक व्यय। शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन। दूसरा, सड़क विकास, रोड डेवलपमेंट। तीसरा, हेल्थ, स्वास्थ्य। चौथा, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये सारे के सारे, और सारे विभागों को मिला दे तो सबसे बड़ा जो खर्चा है वो खर्चा है सैलरी पर। 64,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर है वो सैलरी, 64,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर सैलरी पर है, राज्य का, सैलरी और पेंशन पे। ठीक है, सबसे ज्यादा आगे एक लाइन लिख दीजिए, विभिन्न प्रकार के घाटे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स एंड सरप्लस। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स एंड सरप्लस, विभिन्न प्रकार के घाटे एवं अधिशेष। डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स एंड सरप्लस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है उसमें 4 घाटा दिखाते हैं, यहां पर ये 2 दिखाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा 2 दिखाते हैं? विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स। क्या क्या? एक घाटा है राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। यही सबसे इंपॉर्टेंट घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। और इस बार है इनके अनुसार, और इसको विभिन्न प्रकार के घाटे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, इन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, इन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, इन परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। और वर्ष 2022-23 के लिए जो एक्सपेक्टेड जीएसडीपी है बिहार का, वो भी लिख दीजिए। कहां लिखिएगा? कहीं लिख दो, वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित जीएसडीपी, कहीं घेर के लिख दीजिए ऐसे, अनुमानित एक्सपेक्टेड जीएसडीपी ऑफ बिहार वर्ष 2022-23, वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित जीएसडीपी, जीएसडीपी ऑफ बिहार 745,310 करोड़, 745,310 करोड़ रुपया। 745,310 करोड़ रुपया, ठीक है। ये बिहार का एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 के लिए कितना लिखा था आपने? 6 लाख कुछ था, लिखा था ना इकोनॉमिक सर्वे में। लास्ट क्लास में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लास्ट इकोनॉमिक सर्वे का क्लास है, वो अचीव्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उतना बिहार का जीएसडीपी है। अच्छा, 2020-21 के लिए, 20-21 के लिए 6 लाख 630 करोड़ रुपीज,
ये तो है ऑलरेडी, ये एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड वाला, तो अभी जो घाटा सारा हम लोग लिख रहे हैं वो 2022-23 के अनुसार लिख रहे हैं, एक्सपेक्टेड का लिख रहे हैं, एक्चुअल का नहीं लिख रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जहां नोट्स में लिखा हुआ वहीं रहने दीजिए, ये वाला लिखिए। 2022-23 के लिए जीएसडीपी कितना है? 745,310 करोड़ रुपीज, और यहां लिख दीजिए 3.47%। ये बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3.47% किसका? जीएसडीपी का, ठीक है। और बिहार में एक्चुअली हुआ क्या था कि 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक कानून बनाया गया था, उस कानून का नाम था FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबंधन अधिनियम। 2003 बनाया गया था, और उसके अकॉर्डिंग था कि भाई इट्स बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन अ लिमिट ऑफ फिजिकल डेफिसिट। राजकोषीय घाटे का माने कर्ज लेने की एक लिमिट तय कर दी गई कि भाई इससे ज्यादा आप कर्ज नहीं ले सकते। अगर उस लिमिट को बढ़ाना है तो फिर पार्लियामेंट में जाकर के उसमें संशोधन करना पड़ेगा, कानून में प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया और भी कई चेंजेस किए गए। राजस्व घाटे को जीरो करेंगे, रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर को जीरो करेंगे, और फिजिकल डेफिसिट को भाई उस समय था कि 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में राज्यों को कहा गया कि भाई आप भी अपने अपने, चूंकि राज्य में भी बजट होता है, आप लोग भी अपना अपना FRBM एक्ट बना लीजिए, और आप भी अपने यहां ये फिजिकल डेफिसिट को कर्ज पर कंट्रोल करिए, कंट्रोल लगाइए, जितना मर्जी उतना कर्ज नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो बिहार ने अपना FRBM एक्ट 2006 में बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट का FRBM एक्ट कब का है? 2003 का, और बिहार का FRBM एक्ट कब का है? 2006 का, ठीक है। तो उसी में लिख दीजिए, इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए FRBM एक्ट बिहार, FRBM एक्ट 2006, इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू या बिहार FRBM एक्ट 2006 के अनुसार फिजिकल डेफिसिट की सीमा 3.5% है, is 3.5%. The limit of fiscal deficit according to FRBM Act, Bihar FRBM Act 2006 is 3.5%. 3.5% है। इस बार के बजट में जो फिजिकल डेफिसिट एक्सपेक्टेड है वो इससे कम है कि ज्यादा है? कम है ना। इसका मतलब बजट में वित्त मंत्री ने अपनी पीठ अपने हाथ से ही थपथपाई है कि देखिए हमारा लिमिट था 3.5 का और हमने एक्सपेक्टेड कितना रखा है? 3.47%। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस साल का जो एक्सपेक्टेड फिजिकल डेफिसिट है बिहार का वो 3.47% है, विच इज लेस देन टारगेट अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट 2006। क्लियर है? उससे कम है। एक दूसरा, सेकंड लिखिए, दूसरा राजस्व घाटा या अधिशेष, रेवेन्यू डेफिसिट एंड सरप्लस ऑब्लिक सरप्लस। बिहार बड़े राज्यों में, अभी भी आदत से बाज नहीं आ रहा है, बिहार बड़े राज्यों में एकमात्र राज्य है जिसका रेवेन्यू डेफिसिट ना होकर के रेवेन्यू सरप्लस है। और इस कारण से फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू डेफिसिट वाले स्टेट को एक अलग से पैकेज मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बिहार को नहीं मिलता है, क्योंकि बिहार रेवेन्यू डेफिसिट ना होकर के रेवेन्यू क्या है? सरप्लस है। और रेवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि बार बार का इनकम और बार बार का एक्सपेंडिचर, ठीक है,
तो बार बार का एक्सपेंडिचर बिहार का कम है और बार बार का इनकम ज्यादा है, जबकि बाकी राज्यों में बार बार का एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है। और इनकम से ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो वहां पे सैलरी पेंशन पर पैसे ज्यादा खर्च करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पैसे खर्च नहीं किए। एक बस नौकरी केवल ठीक से दिया जाता है, वो है पीसीएस का। ये इस मामले में बिहार सारे राज्यों में सबसे रेगुलर है, सबसे प्रॉम्प्ट है। जितनी तेजी से बिहार पीसीएस की, और ब्लॉक में पीसीएस अधिकारी कर्मचारी की तरह हो गए हैं। इतने सारे लड़ाई झगड़े सब पीसीएस। पहले क्या होता था बिहार में, दो तरह के एग्जाम होते थे। वो एक एसएससी वाला एग्जाम होता था बिहार का, तो बहुत सारे ब्लॉक लेवल के जो सुपरवाइजर वाला जो पोस्ट होता था, एससी एसटी वेलफेयर, ब्लॉक वेलफेयर, ये पंचायती राज वाला, बहुत सारे कई सारे पोस्ट होते थे जो वहां से एग्जाम से आते थे। ठीक है, तो वहां से आते थे, और जो बीडीओ होते थे, सीओ होते थे, ये लोग पीसीएस से आते थे। तो पीसीएस से आते थे तो इनका कॉलर थोड़ा ऊंचा रहता था कि हम पीसीएस से आए हैं, और जो बाकी लोग भाई उससे नीचे के एग्जाम से आए हैं तो उनका कॉलर थोड़ा नीचा रहता था। तो ब्लॉक में कम से कम एक सुपेरियरिटी और एक माने सीनियर जूनियर का एक ऑप्शन एक रहता था। अभी क्या हुआ, ये सारे ब्लॉक में जो सुपरवाइजर वाले पोस्ट हैं वो सब भी इन्होंने पीसीएस में इंक्लूड कर लिया। अब सारे पीसीएस से ही आए हुए हैं, तो मैं आपसे कम क्यों हूं? अब लेवल डिफरेंट जरूर है, लेकिन एग्जाम तो सब एक ही है ना, एक ही एग्जाम से पास करके आए हैं। अब मान्य लेवल तो मान्य की बात है। भाई मैं आपको सीनियर मानूं तो मानूं, नहीं मानूं तो भाई आप भी पीसीएस, हम भी पीसीएस। क्योंकि ये जो रैंक आता है एग्जाम में, वो रैंक आपके रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करता है, इतना इसका वैल्यू होता है। जैसे कोई फर्स्ट रैंक आया है, सेकंड, जितना ट्रांसफर पोस्टिंग होगा सब में वो रहेगा, वो रैंक कभी डिलीट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा होता है कि नीचे रैंक वाले ने गलती से, ऊपर रैंक वाले ने गलती से कोई नीचे का पोस्ट ले लिया और नीचे वाले को ऊपर का पोस्ट ब्लॉक में मिला हुआ है, तो होगा ना कि भैया आपसे ज्यादा मेरा रैंक है। लेकिन अब बिहार में गड़बड़ी है कि ये भी है बिहार पीछे शासन में, कि ये जो इन्होंने भर्तियां तो इतनी सारी कर ली है, लेकिन कोई भी कैडर को ठीक से डिफाइन नहीं किया हुआ, बहुत हौच पौच है। मैंने पता चला कि जिसको आपको हमको दंड देना है, ठीक है, तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, एक नियम के अनुसार आपको मुझे दंड देने का अधिकार है, और दूसरे नियम के अनुसार आपकी सैलरी बनाने का अधिकार मुझे है। तो आप दंड दीजिए तो आपका सैलरी गया। तो ऐसा मिक्सअप किए हुए। आरडीओ का जो पोस्ट है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विभाग इन्होंने बनाया। आरडीओ पहले बीडीओ होते थे, उसमें नियम में लिखा हुआ था कि 2 साल के अंदर में इनको आरडीओ से बीडीओ बना दिया जाएगा। 9 साल हो गया, 9 साल में वो आरडीओ के आरडीओ ही है। तो ये जो सचिवालय में बैठ करके जो प्रॉपर सबका रूल, सबका, ये बीएएस में क्या किया, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत सारे लोगों की भर्तियां कर दिए, और भर्ती कर दिया, उनके पास कोई काम ही नहीं था, ऐसा कोई डिफाइंड काम नहीं था। वो बैठे कहां, बीएस में पता लगा कि बीडीओ साहब के पास गाड़ी है और बीएस वाले पैदल घूम रहे हैं। तो फिर डीएम को लिख के देना पड़ा कि जब भी इनको प्रशासनिक कार्यों के लिए इनको भी गाड़ी उपलब्ध कराया जाए। तो जब प्रशासनिक कार्य होगा तो इनको गाड़ी उपलब्ध कराया जाता है, बैठने की व्यवस्था कराई गई। प्रोटोकॉल में वो बीएस के हैं और ये ग्रामीण विभाग के हैं, लेकिन काम में कई सारे जो ग्रामीण विभाग वाले थे, जो बीडीओ थे, आरडीओ थे, वो बीएस वाले जब लोग गए तो उनको वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दिए। ये भी एक नया डिस्प्यूट हुआ, बाद में इसको भी क्लैरिफाई कराया गया। तो बिहार में पीसीएस में ये सारी जो चीजें हैं वो थोड़े मिक्सअप हैं। खैर क्या लिखे, तो बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है, जहां रेवेन्यू डेफिसिट ना होकर के रेवेन्यू सरप्लस है। ठीक है, तो यहां पे एक लाइन लिख दीजिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहां जाएंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है 4748 करोड़, जो 0.64% ऑफ
जीएसडीपी है, माइनस ना होकर के क्या है, ये घाटा ना होकर के ये प्लस है। और इसी में एक लाइन लिख दीजिए, बिहार एकमात्र बड़ा राज्य है क्या लिखे, बड़ा राज्य है, बिहार इज द ओनली बिग स्टेट हु हैज रेवेन्यू सरप्लस इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। बिहार एकमात्र बड़ा राज्य है जिसका रेवेन्यू, राजस्व घाटा ना होकर राजस्व अधिशेष है, विच हैज रेवेन्यू सरप्लस इन प्लेस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, बताया कि बिहार एकमात्र बड़ा राज्य है जिसका राजस्व घाटा ना होकर राजस्व अधिशेष है, राजस्व अधिशेष है। ठीक है, और एक और जो राज्य की राजकोषीय स्थिति बेहतर है, जो स्टेट फिजिकल कंडीशन इज बेटर, इसके कई इंडिकेटर होते हैं। उस इंडिकेटर में एक इंडिकेटर होता है जो हमने उस दिन लिखवाया था इकोनॉमिक सर्वे वाले क्लास के दिन, डेट जीडीपी रेशियो, डेट जीएसडीपी रेशियो, वह भी बिहार का 36.15% कुछ था, ये लिखवाया था, तो वो भी ठीक है। बिहार का फिजिकल डेफिसिट है वो भी कंट्रोल्ड है, 3.47% है। बिहार एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ये भी पॉजिटिव है बिहार का। ठीक है, बिहार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, इनकम जो बजटरी इनकम है और एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो बिहार के मामले में जाएंगे तो बिहार का जो फिजिकल कंडीशन की बात करें तो फिजिकल कंडीशन कई मामलों में बेहतर है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो बजटरी स्थिति बिहार की ठीक है। ठीक है, तो ना हो तो ना ऑन पेपर भी सैलरी वगैरह मिल जाता है। ठीक है, तो एक लाइन इसमें बस एक बीच में सेंटर में लिख के कुछ कुछ लिख लो, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार की वर्तमान राजकोषीय स्थिति, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार फिजिकल कंडीशन, बिहार की राजकोषीय स्थिति, फिजिकल कंडीशन ऑफ बिहार, प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन ऑफ बिहार। और इस तरीके से लिख सकते हैं, बजटरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, क्या हो गया, 2.18 लाख सीआर से बढ़कर 2.37 लाख सीआर हो गया। एक ये पॉजिटिव चीज है। एक और है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय बढ़ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग। इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था 30% से बढ़ा था, 2019-20 की तुलना में 20-21 में 30% से बढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। राजकोषीय घाटा नियंत्रित, फिजिकल डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल, फिजिकल डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल, 3.47% of GSDP, राजस्व अधिशेष, रेवेन्यू सरप्लस 0.64% of GSDP, रेवेन्यू सरप्लस ये लिखा है, रेवेन्यू सरप्लस और नेक्स्ट
रेवेन्यू सरप्लस के बाद डेप्ट जीएसडीपी कितना है? 36.7%। अच्छा सॉरी, रेशियो है, परसेंट में नहीं होगा। 36.7 ये अभी कंट्रोल्ड है, अंदर नियंत्रित है। जीडीपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। जीएसडीपी में वृद्धि, there is a increase of GSDP। में वृद्धि हो रहा है। ये राज्य का फिजिकल कंडीशन है, राजकोषीय स्थिति है ये, ठीक है। तो राज्य की राजकोषीय स्थिति ऐसा नहीं है कि कोलैप्स करने की स्थिति में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक जो सेकंड वाला जो एग्जाम्पल था वो जरूर लिख लीजिए, और हो भी गया, टाइम भी वैसे हो गया। जो इसमें 5 पार्ट में हमने बांटा था ना, बाकी तो क्लास में ही आता है। आप भी अपने से बजट को हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप उसको लेके एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा। कौन कौन से 6 टारगेट, 6 लक्ष्य, एक एक पैरा में दिया हुआ छोटा छोटा, पढ़ोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। 6 जो सूत्र है, 7 निश्चय में 7 1.0 की क्या स्थिति है, वो भी बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ। बिहार का बजट हिंदी में होता है, क्योंकि बिहार का शासन हिंदी में चलता है। इंग्लिश में आप पढ़ के पास करके जाएंगे, काम वहां जाकर के क्या करना पड़ेगा? हिंदी में करना पड़ेगा। बिहार का डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं होता है, ठीक है। तो बिहार का बजट हिंदी में है, तो उसमें जाएंगे तो ये तीनों चारों जो पार्ट है, जो लास्ट पार्ट 5वां पार्ट है, वो 5वां पार्ट हमारे रेगुलर क्लास का जो मेंस का क्लास होता है उसका भाग होता है। वहीं से एक एक चीज उठा करके जब भी हम लोग 400 वर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां से चीजों को उठाते हैं। जब एग्रीकल्चर करेंगे बिहार का, जब एग्रीकल्चर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक सर्वे लेंगे, बिहार का भी बजट लेंगे, बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट लेंगे, तब जाकर के वो बनता है, ठीक है। तो ये इसमें से है। तो आज फिर यहीं रहने देते हैं, क्योंकि 6:30 बजे से फिर क्लास है, ठीक है रमेश।